हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉलिटेक्निक क्लासेस। मैं हूं गुफराना। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एनर्जी कंजर्वेशन की सेकंड क्लास, जिसमें हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 और 3 के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स, आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि आपको टाइमली सारे नोटिफिकेशन मिल जाएँ और आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो है कि ऊर्जा प्रबंधन के उद्देश्यों में शामिल है। ठीक है, एनर्जी मैनेजमेंट के जो पर्पस है उसमें क्या क्या शामिल है, तो वो हमें डिस्कस करना है इस क्वेश्चन में। तो ऑप्शन ए, पूरे संगठन में इष्टतम मतलब ऑप्टिमम ऊर्जा खरीद और उपयोग को प्राप्त करने और बनाए रखने के लिए। ऑप्शन बी, उत्पादन और गुणवत्ता को प्रभावित किए बिना ऊर्जा अपशिष्ट को कम करने के लिए। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, या फिर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड देखिए, पहला जो ऑप्शन है ए, वो ये बोल रहा है कि पूरा का पूरा जो आपका जो भी संगठन है उसमें क्या करना है, हमें ऊर्जा को खरीदना है और उपयोग को पर्याप्त करना है। तो मतलब हमें जितना भी चाहे रिक्वायरमेंट है हमारी, पहले उसको परचेज करना होगा, ठीक है, उसके बाद फिर उसको यूज़ करना है और उस चीज़ को मेंटेन करे रखना है। दूसरी चीज़ है कि आपको प्रोडक्शन और क्वालिटी को प्रभावित किए बिना ऊर्जा अपशिष्ट को कम करना है, कि मतलब ऐसा ना हो कि आप उसकी क्वालिटी में थोड़ा सा मिलावट कर दें, कुछ ऐसा कर दें ताकि उसको इफेक्ट पड़े, तो उसके अंदर जो है उस चीज़ को कवर करना है। तो फ्रेंड्स, इसका जो ऑप्शन है वो है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, दोनों चीज़ों को ही मेंटेन करते हुए चलना है। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2, ऊर्जा संरक्षण भवन कोड से संबंधित नियमों के बाद किसी भी संरचना या निर्माण को जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, ये क्या था, एक एक्ट बनाया गया था, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 और ऊर्जा आरक्षण अधिनियम 2010। तो इन एक्ट के थ्रू ही इसमें बताया गया था कि किस तरीके से आउटलाइंस दी गई थी हर चीज़ की, कि कितना कौन यूज़ कर सकता है। तो इसका जो आंसर है वो है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए में है पावर प्लांट, ऑप्शन बी बिल्डिंग, या फिर ऑप्शन सी कक्ष, या ऑप्शन डी गार्डन। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी बिल्डिंग। तो फ्रेंड्स, इसमें बिल्डिंग में इन्होंने क्या किया था, एक इन्होंने एक लिमिट रख दी थी कि आपको जो है 100 किलोवाट या फिर 120 किलोवोल्ट एम्पियर और उससे अधिक नहीं यूज़ कर सकते आप एनर्जी को किसी बिल्डिंग में। अगर उससे ज़्यादा आप एनर्जी यूज़ करते हो तो वो जो है वो इंडस्ट्रियल पर्पज से आ जाएगा। तो एक लिमिटेशन दे दी गई थी कि भाई आपको जो है सिर्फ 100 किलोवाट या फिर 120 किलोवोल्ट एम्पियर या उससे अधिक की मांग अगर आपके लोड की डिमांड है तो उसके लिए वो किस में चला जाएगा, कमर्शियल में चला जाएगा, व्यवसायिक उद्देश्यों के लिए चला जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। लागत लाभ विश्लेषण के साथ ऊर्जा दक्षता में सुधार के लिए सिफारिशों वाली तकनीक रिपोर्ट प्रस्तुत करने सहित ऊर्जा के उपयोग का सत्यापन, निगरानी और विश्लेषण और ऊर्जा की खपत को कम करने के लिए एक कार्य योजना के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन है एनर्जी ऑडिट, ऑप्शन बी है एनर्जी मैनेजमेंट, ऑप्शन सी ऊर्जा संरक्षण, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए एनर्जी ऑडिट। ऑडिट का मतलब फ्रेंड्स ये होता है कि कोई भी आपका कोई भी प्रॉब्लम है या फिर कोई भी आपका जो भी सिस्टम चल रहा है उसमें जिस तरीके की भी उसके अंदर जो भी कमियां हैं या जो भी है उस सबको दूर करना, ठीक है, उसको स्मूथली ऑपरेशंस कराना, तो वो कहलाता है, वो सारा का सारा ऑडिट का काम होता है। कि जो भी दिक्कतें हैं या जो भी परेशानी जो भी हमारे हो सकता है हमारे इस टाइम पे माइंड में नहीं आ रही, वो सारी चीज़ों को एनालिसिस करना और उसको मोर इफेक्टिव बनाना, तो वो कहलाता है ऊर्जा संरक्षण, एनर्जी ऑडिट के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 में पहले तो डैश है, ठीक है। एयर कंडीशनर जैसे उपकरण की ऊर्जा दक्षता निर्धारित करने के लिए BEE द्वारा शुरू की गई प्रणाली। तो यहाँ पे जो BEE है वो है फ्रेंड्स ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने रेटिंग डिसाइड कर दी थी हर एक चीज़ के लिए। तो जो एयर कंडीशनर या फिर जैसे रेफ्रिजरेटर के लिए कौन सी हम रेटिंग को यूज़ करते हैं, तो एक है स्टार रेटिंग, ऑप्शन बी है चंद्रमा रेटिंग, ऑप्शन सी है सूर्य रेटिंग, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए स्टार रेटिंग। आपने देखा होगा कि हम क्या करते हैं, स्टार की रेटिंग देते हैं कि 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार, तो हर जगह स्टार रेटिंग होने लगी है। तो उससे आपको 5 स्टार में से पता चल जाता है कि ये कितना इफेक्टिव और कितना एफिशिएंसी इसकी अच्छी है। अगर 5 स्टार है तो दैट मीन्स बहुत अच्छा है, 4 स्टार है तो चलो ठीक है, 3 है तो भी ठीक है, 2 है तो मतलब पुअर हो गया, 1 है तो वेरी पुअर हो गया। तो उस हिसाब से इसको हम उसकी क्वालिटी को डिफाइन कर सकते हैं स्टार रेटिंग के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन इमारतों में ऊर्जा दक्षता बढ़ाता है। तो ऑप्शन ए है लाइट पंप, ऑप्शन बी है ट्रिपल, ऑप्शन सी है एकीकृत सौर
फोटोवोल्टेइक पैनल, और डी है उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स का जो आंसर है वो है डी, उपरोक्त सभी। अब है क्वेश्चन नंबर 6, पैट के तहत M&V ऑडिट किया जाता है। देखिए पैट जो है वो ये है यहाँ पे परफॉर्म, अचीव, ट्रेड, ठीक है। पैट है यहाँ पे परफॉर्म, आप याद रखिएगा, हो सकता है वो फुल फॉर्म भी पूछ लें एग्जाम में, ठीक है। पैट रिप्रेजेंट परफॉर्म, अचीव, ट्रेड। और यहाँ पे M&V जो है वो है M का मतलब मॉनिटरिंग, और V है यहाँ पे वेरिफिकेशन। तो मतलब परफॉर्मेंस, अचीव, ट्रेड के तहत मॉनिटरिंग, वेरिफिकेशन ऑडिट किया जाता है। कहाँ किया जाता है? ऑप्शन ए बेसलाइन ऑडिट के तुरंत बाद, ऑप्शन बी हर साल बेसलाइन ऑडिट के बाद, ऑप्शन सी प्रत्येक पैट चक्र के अंत में, या फिर ऑप्शन डी बेसलाइन ऑडिट से पहले। तो फ्रेंड्स का जो करेक्ट आंसर है वो है सी, प्रत्येक पैट के चक्र के अंत में, ठीक है। कोई भी हमारे पैट साइकिल होती है उसके हम लास्ट में क्या करते हैं, उसको पैट मतलब इसका मॉनिटरिंग और वेरिफिकेशन को ऑडिट किया जाता है पैट के तहत। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पैट के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन ए है क्लोर क्षार, ऑप्शन बी एल्युमिनियम, ऑप्शन सी सीमेंट, या फिर ऑप्शन डी वाणिज्यिक भवन। तो फ्रेंड्स का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी वाणिज्यिक भवन। जो वाणिज्यिक भवन है वो पैट के क्षेत्र में नहीं आता है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, उद्योग में एक दस्तावेज ऊर्जा नीति का होना, ठीक है। उद्योग में एक दस्तावेज ऊर्जा नीति का होना ऑप्शन ए नियमों को संतुष्ट करता है, ऑप्शन बी शीर्ष प्रबंधन प्रतिबद्धता को दर्शाता है, ऑप्शन सी ऊर्जा ऑडिट कौशल की उपलब्धता को दर्शाता है, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, शीर्ष प्रबंधन प्रतिबद्धता को दर्शाता है। तो आप याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछो उद्योग में से एक दस्तावेज ऊर्जा नीति का होना क्या होता है, शीर्ष प्रबंधन प्रतिबद्धता को दर्शाता है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। ऊर्जा तीव्रता का अनुपात है, ठीक है, मतलब एनर्जी जो इंटेंसिटी है उसका जो रेशियो होता है वो होता है ऑप्शन ए ईंधन की खपत अपॉन जीडीपी, ठीक है, या फिर ऑप्शन बी जीडीपी अपॉन ईंधन की खपत, ऑप्शन सी जीडीपी अपॉन ऊर्जा खपत, ऑप्शन डी ऊर्जा खपत अपॉन जीडीपी। तो फ्रेंड्स का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए ईंधन की खपत और जीडीपी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो जीडीपी है वो है यहाँ पे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, पैट के तहत एक ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र बराबर है, ठीक है। पैट के तहत एक ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र बराबर है ऑप्शन ए 1 टन कार्बन, ऑप्शन बी 1 मेगावाट बिजली, या 1 टन कोयला, या 1 टन तेल के बराबर। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी 1 टन तेल के बराबर। चलिए फ्रेंड अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शक्ति प्रणाली में संफेज क्षमता बढ़ जाती है क्योंकि यहाँ पे संफेज क्षमता है वो ट्रांसमिशन एफिशिएंसी है। तो ऑप्शन ए है वोल्टेज और पावर फैक्टर दोनों बढ़ जाते हैं, ऑप्शन बी वोल्टेज और पावर फैक्टर दोनों घटते हैं, ऑप्शन सी वोल्टेज बढ़ता है लेकिन पावर फैक्टर घटता है, ऑप्शन डी वोल्टेज घटता है लेकिन पावर फैक्टर बढ़ता है। तो आप याद रखिएगा कि जहाँ पे भी विद्युत शक्ति प्रणाली में ट्रांसमिशन एफिशिएंसी की बढ़ जाती है उसके लिए हमें क्या करना होगा, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, वोल्टेज और पावर फैक्टर दोनों बढ़ जाते हैं। उस केस में क्या होता है, दोनों ही वोल्टेज ही बढ़ जाता है और आपका पावर फैक्टर भी बढ़ जाता है, ठीक है। ये बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। विद्युत उत्पादन का 1 किलोवाट घंटे का उत्पादन करने के लिए ताप इनपुट की आवश्यकता होती है उसे कहते हैं, मतलब 1 किलोवाट घंटे का उत्पादन करना है तो उसके लिए जो ताप इनपुट की आवश्यकता होती है उसे कहते हैं ऑप्शन ए दक्षता, ऑप्शन बी ऊष्मा दर, ऑप्शन सी कैलोरी मान, या फिर ऑप्शन डी ऊष्मा मान। तो फ्रेंड्स का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी ऊष्मा दर, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय वितरण प्रणाली के लिए कौन सा वोल्टेज उपलब्ध नहीं है? तो ऑप्शन ए है 33 किलोवोल्ट, ऑप्शन बी 11 किलोवोल्ट, ऑप्शन सी 280 वोल्ट, या फिर ऑप्शन डी 433 वोल्ट, मतलब 433 वोल्ट। फ्रेंड्स अगर आपको पता हो इंडिया में जो है वो 3 टाइप से कैटेगराइज किया गया, एक तो होता है LT लो टेंशन लाइन, ठीक है, और एक होती है HT हाई टेंशन लाइन, और एक होती है ST सुपर टेंशन लाइन। तो फ्रेंड्स जो LT लाइन होती है उसमें जो रेंज होती है वो होती है 220 से लेकर के
40 वोल्ट। ठीक है, इसमें जो है सिंगल फेज़ और 3 फेज़ दोनों ही आ जाता है। अगर आप 220 वोल्ट की बात कर रहे हो तो वो सिंगल फेज़ में आ जाएगा, 440 वोल्ट की बात कर रहे हैं तो वो आ जाएगा आपका 3 फेज़ में। तो LT होती लो टेंशन लाइन, इसमें जो होती लो टेंशन होता है इस लाइन में। ठीक है, तो आपको LT पता चल गया। ST की अगर बात करेंगे तो ST में क्या होता है, ST में रहता है फ्रेंड्स 11 किलो वोल्ट से लेकर के 11 किलो वोल्ट टू 33 किलो वोल्ट। बेसिकली ये जो है आपको UPPCL से ही मतलब ये जो भी आपकी बोर्ड है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से, वहाँ से हमें मिलता है 11 किलो वोल्ट टू 33 किलो वोल्ट। अब बात करते हैं ST की, तो फ्रेंड सुपर टेंशन होता है ये। सुपर टेंशन लाइन में जितना भी आप 33 kV से अबव है, ठीक है, अबव 33 kV तो वो कहलाता है आपका ST। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया। ठीक है, यहाँ पे हम जो इंडिया के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, इंडिया में जो है 3 टाइप से कैटेगराइज होता है, LT, HT और ST। तो LT में जो है वो 220 वोल्ट से लेकर के 440 वोल्ट तक की रेंज होती है। ST में होती है फ्रेंड्स 11 किलो वोल्ट से लेकर के 33 किलो वोल्ट तक। और अगर ST की बात करोगे तो 33 kV से जितना भी अबव हो जाएगा, ठीक है, किलो वोल्ट से, वो कहलाता है आपका ST लाइन। तो देखिए यहाँ पे जो हमारे पास जो दे रखा है वो है कि ऑप्शन A 33 किलो वोल्ट। ये तो फ्रेंड्स आ जाएगा, किस में आएगा, ये आपका आ जाएगा HT में, है ना। HT तक की रेंज है ये। 11 किलो वोल्ट भी HT में आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन C तो मैंने जो बोला था तो 220 से लेकर के 240 वोल्ट है, बट ये वितरण नहीं होता, तो हमारा 220 से 240 तक होता है या फिर 420 से 440 तक। और ऑप्शन D है 433 वोल्ट। तो फ्रेंड्स जो है हमारा ऑप्शन C वो करेक्ट, यहाँ पे जो है ऑप्शन C ही राइट है, क्योंकि इस रेंज की वोल्टेज अप्लाई नहीं होती हमारे यहाँ। सिंगल फेज़ के लिए अप्लाई होती है 220 से 240 वोल्ट, और 3 फेज़ के लिए अप्लाई होती है आपकी 420 से 440 वोल्ट तक, 415 से 440 वोल्ट तक की रेंज होती है नॉर्मली। ठीक है, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में बिजली की हानि डैश पर निर्भर करती है। कोई भी आपकी लाइन में डिस्ट्रीब्यूशन होना है, ठीक है, ट्रांसमिशन में, तो वो किस पर डिपेंड करता है। ऑप्शन A लाइन में करंट, ऑप्शन B लाइन में प्रतिरोध, या फिर ऑप्शन C लाइन की लंबाई, ऑप्शन D उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स का आंसर जो है वो है ऑप्शन D उपरोक्त सभी। वो है सब पे डिपेंड करता है, चाहे आपकी लाइन में करंट कितना है उस पर भी डिपेंड करता है, लाइन में प्रतिरोध कितना है उस पर भी डिपेंड करता है, लाइन की लंबाई क्या है उस पर भी डिपेंड करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 16, दिन के समय के खिलाफ उपभोक्ता की लोड मांग को डैश के रूप में जाना जाता है। फ्रेंड देखिए, जब लोड की मांग हो रही है, ठीक है, डिमांड जो है वो लोड की है, तो उसको क्या बोलेंगे। ऑप्शन A समय वक्र, मतलब टाइम कर्व, या फिर ऑप्शन B लोड वक्र, ऑप्शन C मांग वक्र, या फिर ऑप्शन D ऊर्जा वक्र। तो फ्रेंड अगर लोड की डिमांड हो रही तो लोड कर्व ही कहलाएगा वो, ठीक है, लोड वक्र। तो यहाँ पर जो ऑप्शन B जो है वो बिल्कुल सही है, उसको बोलते हैं लोड वक्र, या फिर आप इंग्लिश में लोड कर्व बोल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 17, पावर फैक्टर डैश और आभासी शक्ति का अनुपात है। तो इसका जो अनुपात होता है फ्रेंड वो कहलाता है ऑप्शन A सक्रिय शक्ति, ऑप्शन B प्रतिक्रियाशील शक्ति, ऑप्शन C भार गुणक, या फिर ऑप्शन D अधिकतम मांग। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन A सक्रिय शक्ति। अब फ्रेंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। 18 देखिए क्या है, एक ट्रांसफार्मर के प्राथमिक और घुमावों की संख्या के बीच के अनुपात को निम्नानुसार जाना जाता है। ऑप्शन A टर्न रेशियो, ऑप्शन B एफिशिएंसी, ऑप्शन C वाइंडिंग फैक्टर, ऑप्शन D पावर फैक्टर। तो फ्रेंड्स का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन A टर्न रेशियो। ठीक है, प्राथमिक घुमाव की संख्या के बीच को जो अनुपात को बोलते हैं टर्न रेशियो। क्वेश्चन नंबर 19, मोटर पर थर्मल लोडिंग क्या निर्धारित करती है। मोटर पर थर्मल लोडिंग क्या निर्धारित करती है। ऑप्शन A ड्यूटी लोड चक्र, या फिर ऑप्शन B वाइंडिंग का तापमान, ऑप्शन C मोटर की आयु, ऑप्शन D परिवेश की स्थिति। तो फ्रेंड्स का जो आंसर है वो है ऑप्शन A ड्यूटी और लोड चक्र। ठीक है, थर्मल लोडिंग किस पर डिपेंड करती है, निर्धारित करती है ड्यूटी और लोड चक्र पे। जितना लोड होगा उतने पे ही डिपेंड करती है वो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20, डीसी मोटरों का अनुप्रयोग आमतौर पर सीमित लोड गति अनुप्रयोगों के लिए प्रतिबंध है, क्योंकि मतलब हम जो लिमिटेड लोड में ही डीसी मोटर का यूज़ करते हैं, ये इसके लिए ऑप्शन A है मोटर की लागत अधिक है, ऑप्शन B यांत्रिक कम्यूटेशन के साथ समस्याएं हैं, ऑप्शन C रखरखाव की समस्या,
या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यांत्रिक कम्यूटेशन के साथ समस्याएं हैं। तो कम्यूटेशन का मतलब होता है बेसिकली ऑफ करना, तो उसको मैकेनिकली ऑफ करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब एक निर्धारित लोड से ज़्यादा है तब, तो इसलिए हम इसको नहीं यूज़ कर पाते। ये क्वेश्चन नंबर 21, एसी मोटर की गति डैश पर निर्भर करती है। तो देखिए किस पर निर्भर करती है एसी मोटर की गति? ऑप्शन ए फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन बी पोल की संख्या, या ऑप्शन सी दोनों ए और बी, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड देखिए नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी, मतलब फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी, फिर नंबर ऑफ पोल चेंज करने पे हमारी जो एसी मोटर की गति जो है वो डिपेंड करती है, ठीक है। या फिर हम क्या करते हैं, सप्लाई को वेरी करा दें तब भी हमारी वो चेंज हो जाएगी। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। मोटर की गति द्वारा को बदला जा सकता है। मोटर की गति, ऑप्शन ए है आपूर्ति की आवृत्ति में परिवर्तन करके, ऑप्शन बी पोल्स की संख्या बदलकर, या फिर ऑप्शन डी मल्टी स्पीड वाइंडिंग का उपयोग करके, उपरोक्त में सभी। तो इसका जो आंसर है वो है, मतलब मोटर की गति किसके थ्रू आ रहा बदल सकते हो, ठीक है। या तो आप उसकी आपूर्ति की आवृत्ति में फ्रिक्वेंसी में चेंजेस कर दीजिए, या फिर पोल्स की संख्या बढ़ा दीजिए, या फिर वाइंडिंग स्पीड का उपयोग करके, उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स का जो आंसर है वो है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आप कुछ भी करेंगे उसके बाद क्या होगा, मोटर की जो स्पीड है वो चेंज हो जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा दक्ष मोटर अनुप्रयोग के लिए अनुकूल है? तो ऑप्शन ए है पंप, ऑप्शन बी पंख, ऑप्शन सी पंच प्रेस, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसमें जो है पंच प्रेस है, ठीक है, उसको वो क्या कर सकता है, वो इफेक्टिव है ज़्यादा। तो यहाँ आपका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी पंच प्रेस। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24, मोटर टर्मिनल पर वोल्टाइक में असंतुलन डैश के कारण होता है। तो देखिए इसमें जो मोटर के जो टर्मिनल पर जो वोल्टेज के में जो वेरिएशन होता है, ठीक है, असंतुलन होता है, वो किसी कारण होता है। ऑप्शन ए एकल फेज लोड करने के लिए पूरी तरह से, ऑप्शन बी विभिन्न आकार के केबलों का उपयोग करके, या फिर ऑप्शन सी दोनों ए और बी। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी ए और बी दोनों। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सी मोटर सबसे अधिक दक्ष है? तो ऑप्शन ए है TEFC। तो TEFC की जो फुल फॉर्म होती है वो टोटली इनक्लोज फैन कूल्ड, ठीक है। इसका जो नाम है वो है टोटली इनक्लोज्ड फैन कूल्ड। और SPDP की फुल फॉर्म है स्क्रीन प्रोटेक्टेड ड्रिप प्रूफ, ठीक है। तो दोनों में से या फिर कोई नहीं। तो फ्रेंड जो ज़्यादा इफेक्टिव होती है, जिसकी जो एफिशिएंसी ज़्यादा है, वो है TEFC, टोटली इनक्लोज फैन क्लोज। जो आपकी मोटर होती है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गए हैं। अब जो है मैं आपकी नेक्स्ट क्लास में जो आऊँगी वो मैं आपके लिए 4 चैप्टर के क्वेश्चंस लेकर आऊँगी। तो फ्रेंड्स इसको लर्न करिए, सारे जो क्वेश्चंस हैं सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू।